आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। आइए आज मैं सुनाने जा रही हूँ आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा लिखित उपन्यास धर्मपुत्र का दूसरा भाग। डॉक्टर तेजी से चले गए। हुस्न बानो देर तक बैठी रोती रही। अरुणा देवी पर भी यह रहस्य प्रकट हुए बिना न रहा। उनका शरीर थरथराने लगा और वे बीमार हो गईं। परंतु पति से उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, न शिकायत की। वे घुलने लगीं। मसूरी के स्वास्थ्यप्रद जलवायु ने उन्हें कुछ भी लाभ न पहुंचाया। हुस्न बानो ने शिशु को जन्म देकर अरुणा के सुपुर्द कर दिया। इससे उन पर दोहरा भार पड़ गया। पहले जिस भावना से अभिभूत हो वे इस काम में योग देने को तैयार हो गई थीं, अब उनमें वह उत्साह नहीं रहा। बालक बहुत सुंदर, जैसे हीरे की कनी हो ऐसा था, पर उस निरीह निर्दोष शिशु के प्रति भी उनके मन में एक विरक्ति के भाव उदय हो गए। इन सब बातों को उन्होंने बहुत छिपाया, फिर भी वे छिपी न रहीं, ना हुस्न बानो की नज़रों से, ना डॉक्टर की नज़रों से। परंतु हुस्न बानो ने इस संबंध में उनसे कुछ बात न कही, न उन्होंने डॉक्टर से ही इस संबंध में एक शब्द कहा। जब नवाब ने आधी जायदाद बच्चे को दे दी, तब भी अरुणा के मन का बोझ घटा नहीं। उनका वेदना वैकल्य और भी बढ़ गया। परंतु हुस्न बानो की प्रभावशाली बातचीत से डॉक्टर का मन एक नवीन बल प्राप्त करके कुछ हल्का हुआ और उन्होंने मुस्तैदी से इस दर्द को चुपचाप सहने का इरादा कर लिया। एक दिन अवसर पाकर वे पत्नी के पास आकर उसके पलंग के पाय ताने उसके पैर गोद में लेकर चुपचाप बैठ गए। अरुणा ने जल्दी से पैर से कोड़कर कहा, यह क्या करते हो? वहां क्यों बैठ गए? यहाँ बैठो। उन्होंने तकिया सरकाकर सिरहाने जगह की। डॉक्टर ने कहा, अरुणा, अपनी शर्म तुम्हें कैसे दिखाऊं, लेकिन तुम क्या मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या बात है, साफ साफ कहो। कहने से क्या होगा, तुम सब जानती हो। तुम्हारी यह हालत हो गई है, यह सब मेरी ही मूर्खता से ना। पर अब मेरी आंखें खुल गईं। बहन ने मेरी आंखें खोल दी। बहन? कौन बहन? हुस्न बानो। मेरा मन मोह और पाप में फंस गया था। उसका वह रूप, शील, तेज और सबके साथ इस परिस्थिति ने मेरे मन में मैल पैदा कर दिया था। मैं उसके प्रेम में विकल हो गया था। वह भी शायद लाचार होगी, पर उसने मुझे सीधी राह दिखा दी। सीधी राह? हाँ, प्रेम और भक्ति का भेद। और उसी समय मैंने उसके पैरों की पूजा भक्ति भाव से की। वह स्त्री नहीं, देवी है। प्यार की नहीं, भक्ति की पात्र है। वह महान है, देवताओं की जाति की है। तुम तो मुझे नास्तिक कहती हो और मेरा मजाक उड़ाती रहती थी, पर मुझे आज तक अपने ठाकुर का पुजारी न बना सकी। पर उसने बना दिया। उसकी मैंने पूजा कर ली। अब तुम्हारी करूँगा और तुम्हारे इन राधा कृष्ण की युगल जोड़ी की। श्रद्धा और भक्ति से मेरा रोम रोम पुलकायमान हो रहा है। लाओ, दोनों पैर मेरी गोदी में रख दो कि मैं समझूं कि मैं पाक साफ हो चुका, अपनी गलती सुधार चुका, तुम्हारा हो चुका। अरुणा चुपचाप आंसू बहाती रही और डॉक्टर ने जब फिर उसके पैरों पर हाथ डाला तो उसने पैरों को खींचकर पति के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें वक्ष पर गिरा लिया। वह मूक रुदन बहुत कुछ कह गया। दुख दर्द की कहानी बहुत कुछ बहाकर ले गई, दुख दर्द की गंदगी। अंत में अरुणा ने सिसकते हुए कहा, तुम जानते ही हो कि धरती आसमान पर मेरे लिए एक तुम्हारा ही आसरा है। मैंने अपनी यह अधम नारी देह तुम्हें दी है। अब तुम ही यदि मुझे धोखा दो, सोचो तो जरा। परंतु अरुणा अधिक न कह सकी। डॉक्टर का मुंह देखकर उसने सिर नीचा कर लिया। बड़ी देर तक दोनों मूक बने बैठे रहे। फिर धीरे से अरुणा ने हाथ बढ़ाकर पति का हाथ पकड़ लिया। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, क्या मैंने तुम्हें बहुत दुखी कर दिया? डॉक्टर फिर चुप रहे। अरुणा एक बारगी ही असंयत हो उठी। उसने कहा, मुझे तुम जो चाहे सजा दे लो, पर ऐसा मुंह न बनाओ, यह मैं नहीं देख सकती। डॉक्टर ने कहा, अरुणा,
तुम्हारे इस प्रेम का तो और छोर ही नहीं है, पर अब तुम अपने पति पर विश्वास करो। मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। हुस्न बानो ने मेरे तुम्हारे बीच एक अटूट संबंध पैदा कर दिया है। संबंध या बंधन, जो भी तुम कहो, वह ऐसा नहीं कि एकाएक भंग हो जाए। मैं उसका चिर कृतज्ञ हूँ अरुणा, पर जिस तरह पैर पकड़कर मैं उससे क्षमा मांग सका, तुमसे न मांग सकूंगा। कैसे मांग सकोगे भला? मेरे तुम्हारे बीच इतना अंतर है, इतना द्विभाव है कि तुम अपराधी बनो और मैं क्षमा करूं? ना ना, इस नाटक की जरूरत नहीं है। तुम अपराध करोगे तो भी, पाप करोगे तो भी, पुण्य करोगे तो भी, सब में मेरा हिस्सा है। हम तुम दो थोड़े ही हैं, नहीं है, न रह सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर ने अरुणा को आलिंगन पाश में बांध लिया और पति पत्नी दोनों का मन जैसे स्नान पूत हो उठा। नवाब मुश्ताक अहमद सालार जंग बहादुर ने सारी योजना अत्यधिक सावधानी और दूरदर्शिता से तैयार की थी। डॉक्टर की इस बच्चे वाली घटना में कुछ रहस्य है, इसका किसी को सानो गुमान भी नहीं हुआ। इसका श्रेय वास्तव में हुस्न बानो के असाधारण दृढ़ स्वभाव को था। उसने किसी भी चेष्टा से यह प्रकट नहीं होने दिया कि इस करुण नाटक में उसका भी कुछ भाग है। निसंदेह डॉक्टर को वह प्यार करने लगी थी। कुछ उम्र और प्रकृति के तकाजे की ही बात नहीं, डॉक्टर का व्यक्तित्व ही ऐसा था। परंतु उसने जिस दार्शनिक ढंग से डॉक्टर को उस प्रेम प्रसाद से विरत किया, उससे वह स्वयं विरत न हो सकी। डॉक्टर के प्रति उसका असाधारण विमोह उसकी संपूर्ण चेतना को आहत कर गया था। वह घाव उसका न भरना था न भरा, पर उसने अपने संकेत से, व्यंजना से यह बात प्रकट न होने दी। वह जैसे डॉक्टर से विशेष परिचित ही नहीं है, यही भाव प्रकट करती रही। बहुत कम, एक आध शब्द डॉक्टर से मिलने पर वह बोलती, मुलाकात के प्रत्येक सुयोग को टाल जाती। प्रपिता के एक आत्मीय के पुत्र के प्रति मर्यादा से जितनी आत्मीयता प्रकट होनी चाहिए, उतनी ही वह प्रकट करती थी। और डॉक्टर का भी यही हाल था। डॉक्टर ने अपनी पत्नी से तथा बानो से और अपने आप से भी कह सुन तो बहुत कुछ लिया था, पर बांधकर रखने से प्यासे की नदी के तीर तक जाने की प्रवृत्ति रोकी नहीं जा सकती। फिर भी डॉक्टर ने शालीनता का परिचय दिया था। अरुणा इस अवश्य शक्ति को जानती थी। स्त्री होने के नाते उसे भुलावे में रखना संभव न था, परंतु उसने भी अपने पति और बानो दोनों ही के प्रति अति उदार भाव धारण कर लिया था। इन सब कारणों से एक असह्य कड़वाहट होते होते रह गई थी और सब काम ठीक ठीक आगे बढ़ रहा था। निसंदेह नवाब मुश्ताक अहमद की बुजुर्गी और बुद्धि तथा धैर्य ने बहुत काम किया था। यद्यपि खानदानी प्रतिष्ठा के नाम पर पुत्री को इतने संकट में डालने की उनकी भावना का शायद आप अनुमोदन न करें, परंतु आप यह भी तो सोचें कि आप पुराने जमाने के खानदानी रईस हों, आपका व्यापक सुनाम ख्याति हो, आप आधी शताब्दी तक अपने समाज के शीर्ष स्थानीय रहे हों, आपकी पुत्री पौत्री आपसे अज्ञात किसी पुरुष के संपर्क में आकर गर्भवती हो जाए विवाह से पूर्व, तो आप क्या करेंगे? संभव है आप दिमाग का संतुलन खो दें और आप उस पुत्री का वध कर दें, घर से निकाल दें, उसका मुंह देखना पसंद न करें, या आप कोई गुप्त पाप करके कुकृत्य पर पर्दा डाल दें। पर नवाब ने यह सब कुछ नहीं किया। वह एक बूढ़ा महापुरुष था और उसकी पौत्री हुस्न बानो एक असाधारण बालिका। इसी से यह सब व्यवस्था निर्दोष और विचित्र रीति पर हो गई, जैसा कि नवाब ने चाहा अपने संस्कार के अनुसार। प्रोफेसर हबीब को भी नवाब ने अपनी नज़र से दूर नहीं किया। उन्होंने उसे हुस्न बानो से सब संबंध तर्क कर देने को ही राजी न कर लिया, विदेश जाने को भी राजी कर लिया और एक भारी रकम देकर 5 साल के लिए विदेश भेज दिया। इसके बाद ही उसने डॉक्टर की ओर रुख किया था। अलबत्ता इस काम में भी सब कहना सुनना हुस्न बानो ही ने किया। अपने अपरिसीम प्यार के नाम पर जीवन के प्रत्येक श्वास को
पीड़ामय बनाकर हबीब चुपचाप जहाज में जा बैठा। यथा समय बानू की शादी नवाब वजीर अली खां बहादुर से हो गई। पुराना नवाबी घर था, दूल्हा भी साधारण न था। रईसों का इस विवाह में जमघट लग गया। रंग महल के द्वार पर उस समय समूची दिल्ली उमड़ आई। भाड़ भड़ले, रोशन चौकी, कटोरे वाले, कब्बाल, रंडी भड़वे, रईस, अमीर, सभी के लिए उस समय रंग महल का द्वार खुल गया। दावतों का तूमार बंध गया। उस समय तक ना पाकिस्तान बना था, ना हिंदू मुस्लिम झगड़े खड़े हुए थे। दिल्ली में जफर, गालिब, जौक और मीर के कलाम गली गली घूमते रहते थे। बड़े बड़े मुसलमान व्यापारी अपनी कोठी नुमा दुकानों में बैठे अतलस का कुर्ता पहने, पान कचरते, लचकती दिल्ली की भाषा में अपने को देहलवी कहकर अपनी सुरमई आंखों में लाल डोरे सजाए रहते थे। चांदनी चौक उन दिनों आज की भीड़ भाड़ से भरा आदमियों का जंगल न था। वह एक बाजार था, ऐसा बाजार जहां रईसों की 7 बादशाहतों की प्रत्येक हल्की भारी जिन्स एक ही जगह मिल जाती थी। जौहरी नुक्केदार पकड़ी बांधे, महीन तंजेब से अपने भारी भरकम देह ढांके, हीरा मोती पन्ना जवाहर का मोल भाव करते, गिन्नियों और अशरफियों को परखते थे। नोटों का गिनना लोगों को पसंद न था। नफासत और फसाहत दिल्ली की जान थी। पेस्ट्री और टोस्ट तब कौन खाता था? सोहन हलवा और दाल मोठ दिल्ली की सबसे बढ़कर नियामत थी। आज तो रुपए सिर सब्जी तरकारियां आला अदना खरीद खाते हैं, परंतु तब रुपए सिर की सब्जियां रईस खाते थे। रईसों के कहार महरियां सौदा सुल्फ करते थे। हिंदू पक्के हिंदू थे और मुसलमान पक्के मुसलमान, परंतु इससे उनके आपसी भाईचारे में अंतर न पड़ता था। परस्पर एक दूसरे के घर आना जाना, खाना पीना होता था। मुसलमान के घर जब हिंदू दोस्त जाता तो वह नौकर को यत्न पूर्वक सावधान करके कहता, बन्नो जरा संभाल कर, एहतियात से तंबोली की दुकान से पान बंधवा ला। और पान आते थे ढाक पलाश के हरे कोमल पत्तों में खूब अच्छी तरह बंधे डोरे में हाथ भर नीचे लटकते हुए, मुसलमान नौकर से अछूते। ब्याह शादी में हिंदू हलवाई, हिंदू नौकर खाना बनाते खिलाते और मुसलमान मालिक दूर खड़ा अदब और बेचैनी से देखता रहता। सब ठीक तो है। इसे वह अपनी तौहीन नहीं, अपना अपना अकीदा, अपना अपना रिवाज समझता था। नवाब मुश्ताक अहमद के हिंदू मुसलमानों से व्यापक संबंध थे। बड़े बड़े रईसों से लेकर छोटे लोगों तक की भरमार थी, हिंदू भी और मुसलमान भी। पर सबके खाने पीने, विनोद विहार करने के अलग इंतजाम। क्या मजाल कि कहीं कुछ शिकायत सुनने को मिल जाए। शादी खत्म हो गई और रुखसत की तैयारी हुई। नवाब वजीर अली खां ने 5 लाख का मेहर बांधा और नवाब मुश्ताक अहमद ने अपनी अवशिष्ट समूची जायदाद दहेज में दे दी। सिर्फ रंग महल अपने लिए रख लिया। मेहमान विदा होने लगे। डॉक्टर और उनकी पत्नी शादी में सम्मिलित होते रहे। ज्यों-ज्यों विदाई की घड़ी नजदीक आती जाती, हुस्न बानो की बेचैनी बढ़ती जाती थी। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि कहीं मेरा धैर्य जवाब न दे जाए, मेरी छाती दुख से न फट जाए। जिस दिन उसे जाना था, उससे एक दिन पूर्व उसने अरुणा को एक पुर्जा लिखा। पुर्जे में सिर्फ एक वाक्य था, बहन आज तुम्हारे यहाँ मेरा न्योता है, मैं मुंतजिर बैठी हूँ, कब बुलाओगी? पुर्जा पढ़कर अरुणा को हंसी आ गई, पर डॉक्टर का मुंह सूख गया। अरुणा ने कहा, यह क्या बान मांगकर दावत ले रही है? डॉक्टर ने भर्राए स्वर में कहा, चलो हम लोग कहीं बाहर चलें, कहला दें कि घर पर नहीं है। वाह, ऐसा भी कहीं होता है? हमें खुद ही उन्हें दावत देनी चाहिए थी। और वह व्यस्त भाव से दावत की व्यवस्था में जुट गई। डॉक्टर सूखा मुंह, सूखा कंठ, सूखा प्राण लिए बाहर चले आए। अरुणा ने बहुत से व्यंजन बना डाले थे, फिर भी वह व्यस्त भाव से और बनाए चली जा रही थी। हुस्न बानो चौके से बाहर एक कालीन पर बैठी अरुणा का हस्त कौशल देख रही थी और बात भी कर रही थी। अंत में उसने कहा,
अब बहुत बना चुकी भाभी, और कितना बनाओगी? उठो, मैं अब भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। उठो उठो, नहीं तो मैं आकर छूती हूँ तुम्हारा सब चौका खराब कर दूंगी। अरुणा ने हंसती आंखें उठाकर देखा। आंखें तो इस वक्त बानू की भी हंस रही थीं, पर वे फूली हुई अवश्य थीं। अरुणा ने उसके भाभी संबोधन से आप्यायित होकर कहा, बस जरा सा और है। नहीं नहीं, बस उठो। अच्छा, यह एक चीज और मेरी रानी, जरा ठहरो। बानू ने हंसकर कहा, तुम्हारा रानी कहना मुझे बहुत भाया भाभी, और तुम्हारे भाभी कहने से तो मैं निहाल हो गई। अरुणा चौका छोड़कर उठी। हुस्न बानू के लिए उसने खाना परोसा और कहा, खाओ रानी जी, गरीब का रूखा सूखा। ऐसे कैसे खाऊं भाभी, तुम भी बैठो, लाओ अपनी थाली, मैं जरा ठहर कर खा लूंगी। यह ना होगा। नहीं रानी जी, नहीं भाभी जी, जिद मत करो, हाथ जोड़ती हूँ। फिर तो जिद करने कभी आऊंगी नहीं। तो मानोगी नहीं? ना, किसी तरह नहीं। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही खाऊंगी, एक ही थाल में। और वह हुस्न बानू के सामने बैठ गई। थाली से एक ग्रास उठाया। बानू ने कहा, हैं, यह क्या करती हो भाभी? बहन, ननद बनना इतना आसान नहीं है। तुम्हारा जिगर का टुकड़ा अब मेरी गोद में है। अब भी भेदभाव रह सकता है? अब भी क्या हम तुम दो हैं? चलो शुरू करो। लेकिन भाभी, दुलखो मत, यह एक पवित्र काम है, पुण्य है। जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगी, तुम्हारे बेटे को अपनाऊंगी कैसे? लेकिन भाईजान क्या कहेंगे सुनकर? खुश होंगे? तो भाभी, जैसा तुम्हारा हुक्म। उसने ग्रास मुंह में डाला और आंखों से गंगा जमुना की धार बह चली। अरुणा ने कहा, यह क्या करती हो रानी जी? फिर कब मुझे यह नसीब होगा तुम्हारे साथ खाने का अवसर? हंस बोलकर खाओ, नहीं तो रूठ जाऊंगी। तुम न रूठना बहन, खुदा भले ही रूठ जाए। बानू ने आंसू पोंछ लिए। तो हंस दो बस अब। बानू हंस दी। अरुणा ने एक बड़ा सा कौर बानू के मुंह में ठूंस दिया। बानू ने कहा, अब मेरा कसूर नहीं भाभी, ईमान अपना तुम्ही ने बिगाड़ा है। यह कहकर उसने भी हाथ का कौर अरुणा के मुंह में ठूंस दिया। खाना खत्म होने पर जब हुस्न बानू पान खा चुकी तो कहा, बहन, मैं तो किसी अपने ही मतलब से जबरदस्ती दावत मांग कर आई थी, लेकिन तुमने अपने साथ खाना खिलाकर मुझे क्या कुछ न दे दिया। अब इस बदनसीब बानू की एक आरजू पूरी कर दो बहन, एक बार मेरे लाल को मुझे दिखा दो। हुस्न बानू की आंखें फिर गंगा जमुना की धार बहाने लगीं। अरुणा ने कहा, मैं तो कहने ही वाली थी तुमसे बहन, लेकिन क्षण भर ठहरो। वह तेजी से भीतर चली गई। उसने दासी को पुकार कर कहा, दिलीप क्या सो रहा है राधा? नहीं, जग रहा है। अच्छा, तो मैं यहाँ हूँ, तू नीचे जाकर खा पी कर आराम कर। दासी के जाने पर उसने संकेत से बानू को बुलाकर कहा, इस कमरे में है, जाओ ना बहन, मैं यहाँ पहरे पर हूँ, कोई आ न पाएगा। हुस्न बानू लड़खड़ाते पैरों से किंतु आंधी की भांति कमरे में घुस गई। बालक को उसने उठाकर छाती से लगा लिया। अरे मेरे लाल, अरे मेरे लखते जिगर, ओरे मेरे कलेजे के टुकड़े, अब तो तुझे अपनी माँ को देखने पहचानने का हक नहीं है। या अल्लाह, यह भी कैसी दुनिया है। मगर खैर, तू सलामत रहे। लाख जंजीरों में बंधी रहकर भी तुझे देखती रहूंगी। अपना न कह सकूंगी तो भी तू मेरा है, मेरा है, मेरा है। उसने बालक के सैकड़ों चुम्बन ले डाले, उसे जोर से छाती से दबा लिया। बालक जोर से रो पड़ा। अरुणा ने देखा हुस्न बानू बेहोश होने लगी है। उसने अपनी गोद से बालक को लेकर बानू को पलंग पर लिटाकर उसकी गोद में बालक को लिटा दिया और उसके सिरहाने बैठ जांघ पर उसका सिर रख अंगुलियों से बाल सहलाने लगी। नवाब वजीर अली खां माशाअल्लाह एक दिलचस्प फिगर थे। वाह, दिल फेंक रईस। पुराने टाइप में नए फैशन का एडिशन। उम्र 55 साल, क्लीन शेव्ड, कद 6 फुट 2 इंच, रंग में डूबी बत्तीसी, खास पेरिस में तैयार की हुई।
समूची। उम्दा खिजाब से जरा नीली झलक लिए हुए बाल, लंबी शेरवानी, ढीला पायजामा, पंप शू और सिर पर फैज टोपी। स्वयं ड्राइव करते थे, रफ्तार 5 मील प्रति घंटा। ड्राइवर बगल में बैठता। नवाब पूछते, अब? सरकार, सीधे, फिर 50 कदम बाएं, सीधे, और गाड़ी चलती रहती। मोटर किसी जमाने की खरीद थी। एक बड़े छपर खट के बराबर बहुत ऊंची सीट, 12 सवारी और उनका सब सामान मजे में उसमें समा सकता था। उस जमाने में स्टेशन वैगन इजाद नहीं हुई थी। रईसों की कारें यूं ही ग्रांड डील हुआ करती थीं और इसी मस्त चाल से झूमती चलती थीं। नवाब की 3 महल पहले थीं, चौथी यह हुस्न बानो। पहली थी एक बुढ़िया दाए मुल मरीजा। नवाब जब तब सिर्फ खैर सल्ला पूछने उसके पास आते, घंटा आधा घंटा बैठकर चले जाते। बस रहती थी सब अलग अलग। दूसरी थी जरा ठाठदार, नाम था जीनतुन्निसा बेगम। बड़े बाप की बेटी थी, इकलौती। लाखों की संपत्ति, कोठी और नकदी बाप के उत्तराधिकार में मिली थी। बाप जिंदा नहीं थे, बूढ़ी माँ थी। माँ के पास ही बाप की कोठी में रहती थी। उम्र थी कोई 35 के अनकरीब। रंग खूब गोरा, दुबली पतली, मिजाज की तेज, जबान की तीखी। आजकल नवाब से झड़प चल रही थी। नवाब ने तलाक दे दिया था और बेगम ने 2 लाख रुपए की मेहर की डिग्री ले ली थी। बोलचाल बंद थी। यह नहीं कहा जा सकता। नवाब साहब ऐन जरूरत के वक्त उनके महल में जाते, खासकर जब कुछ रुपयों की जरूरत होती। तब थोड़ी झड़प होती, मान मनौवल होता और नवाब अपना मतलब हल करके तशरीफ ले जाते। मगर बेगम रहती थी खूब चाक चौबंद, चौकस, पहरे चौकी से मुस्तैद। तीसरी थी एक यों ही कोई तवायफ थी, कमसिन और खूबसूरत भी, लेकिन रजील तबीयत से भी और खसलत से भी। नवाब वहाँ रोज रात को जाते, शाम का खाना भी वहीं खाते, शरबत पीते, गाते बजाते और कोई 2 बजे तक चकल्लस बाजी करके वापस दरे दौलत चले आते थे। सोते थे मुकर्ररा अपनी कोठी में अकेले, कमरे में ताला लगाकर, जबकि 2 संगीनधारी सिपाही रात भर पहरा लगाते रहते थे। गरज बेखबरी में अपना कीमती जिस्म कभी किसी बेगम के रहमो करम पर न छोड़ते थे। नवाब में बहुत गुण थे, कुछ हॉबी थी, कुछ सनक थी। सनक क्या, पूरे सनकी थे। पहली बात तो यह कि आपका ख्याल था कि वे हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। हिंदुस्तान का कोई गवैया उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वे हारमोनियम भी बजाते थे और गाते भी थे। यदि आप उनके गाने की तारीफ कर दें तो फिर कोई चीज़ नहीं जो आप नवाब से न वसूल सकें। आप गाते थे गला भींच कर, बिल्कुल बारीक बांसुरी जैसी आवाज़ गले से निकालकर और हारमोनियम के स्वर में मिलाकर, और इसे आप एक कमाल कहते थे। दूसरों से भी कहलाना चाहते थे। जो ऐसा नहीं कहते थे, नवाब उनसे सख्त नफरत करने लगते थे। दूसरी हॉबी थी उनकी फाउंटेन पेन इकट्ठे करना। कबाड़ी की दुकानों पर पुराने फाउंटेन पेनों की तलाश में आप चक्कर काटते, मौका पाते ही खरीद लाते और फिर दिन भर उनकी मरम्मत करते रहते। दर्जन 2 दर्जन फाउंटेन पेन उनकी जेबों में भरे रहते और आप दोस्तों में बड़े शौक से उन मरम्मत शुदा कलमों को बांट देते थे। उनकी मरम्मत का गुर भी वे दोस्तों को बड़े शौक से सिखाते थे। तीसरी सनक थी उनकी सिनेमा स्टार बनने की। वे चाहते थे कि वे सिनेमा स्टार बने। उनके ख्याल में आला दर्जे के स्टार बनने के सब गुण उनमें थे। वे अरसे से एक फिल्म प्रोड्यूसर बनने की धुन में थे, परंतु कामयाब नहीं हो रहे थे। खर्चीले 1 नंबर थे, मगर रियासत बुरी तरह कर्जे से लदी थी। तहवील का रुपया इधर उधर उड़ जाता था। जेब हर वक्त खाली रहती थी। यार लोग खूब खाते उड़ाते थे। नवाब को बार बार जीनत महल के सामने हाथ पसारना पड़ता था। नवाब के दोस्त लोग बहुत थे। वे सब दोस्त मुलाकाती नवाब रईस ही न थे।
जो उनके गाने के मुश्ताक थे वे सब उनके पक्के दोस्त थे। नवाब बेतकल्लुफ दोस्तों के घर जाते, बैठक सिर्फ घंटों नहीं दिन दिन भर। कभी कभी नवाब की एक एक मुलाकात बाहर से 18 घंटों तक की मुलाकात हो जाती थी। मुलाकात के लिए दोस्तों के घर जाकर आप वहीं जो कुछ रूखा सूखा मिलता खा लेते, झपकियां लेते या फिर बाजार से खाना मंगाकर उन्हें भी खिलाते, आप भी खाते। सिनेमा ले जाते और एक एक दिन में 3-3 शो देखते। रात को 1 बजे आखिरी शो देख दिखाकर दोस्तों को अपनी उसी छपर खट नुमा कार में उनके घर छोड़कर कोई 2 बजे अपने घर आकर सो जाते थे। यह प्रायः नवाब की दिनचर्या थी। नवाब का कोई लड़का बाला ना था। बदनाम करने वाले कहते थे कि नवाब किसी काबिल ही नहीं है। बेगमों से हंसी दिल्लगी, गाने बजाने, सिनेमा दिखाने, खाने पिलाने तक ही ताल्लुक रखते हैं। मगर नवाब जब कभी बात सामने आती तो अपनी कुव्वते मर्दानगी का खूब बढ़ चढ़कर जिक्र किया करते थे। आजमाइश करने के लिए लोगों को चैलेंज करते थे। ऐसे ही थे हमारे लायक फायक रईस नवाब वजीर अली खां बहादुर, जो हुस्न बानो के शौहर हुए। रोज़ा नमाज की मजहबी इल्लत से पाक साफ थे। हाँ, दान खैरात फराख दिली से करते थे। दोस्तों को दावत देने में भी कोताही न करते थे। इस उम्र में शादी करने पर भी नवाब ने धूमधाम में कोई कसर न रखी। हफ्तों तक दावतों, मजलिसों और नजरानों तोहफों का दौर चलता रहा। खूब जलसे हुए, गाने बजाने हुए, बोतलें खाली हुईं। नवाब ने 2 लाख रुपया शादी पर खर्च कर दिया। हुस्न बानो को एक नया महल मिला और अब नर नवाब की चहेती छोटी बेगम के वक्त के 2 हिस्से हो गए। नवाब एक दिन यहाँ और दूसरे दिन वहाँ आने जाने लगे, लेकिन यह आना जाना भर ही रहा। नवाब रात को सोते थे अपनी ही कोठी में, अकेले, कमरे में ताला बंद करके, संगीनों के पहरे में। आप पूछेंगे यह क्यों? जनाब, यह इसलिए कि वे नवाब हैं, कुछ आप जैसे मामूली मियाँ जोरू नहीं। नवाबों के तो सब ठाठ ही निराले होते हैं। सुबह ही नवाब ने चाय पानी से फारिग होकर बाग उठाई। घोड़ी की नहीं, मोटर की। चाल वही 5 मील की घंटा। साथ में ड्राइवर, खिदमतगार और एक सिपाही बंदूक सहित। सबसे पहले पहुंचे महकमे इस्तिमरारदारी के हाकिम के बंगले पर। हाकिम ने उठकर स्वागत किया, खैराफियत पूछी, नई शादी की मुबारकबादियां दी और इस वक्त सुबह सुबह आने का कारण पूछा। नवाब ने कहा, मैं यह कसद करके आया हूं कि आपकी ड्योढ़ियों पर जहर खाकर जान हलाक कर लूं। हाकिम ने हंसकर पूछा, क्यों क्यों, खैर तो है? खैर कहाँ, कहर बरसा दिया आपने। आए, मैंने? जी हाँ, आपने उस ससुरी हरामजादी जीनत की बच्ची को डिग्री दे दी 2 लाख रुपयों की और हुक्म भी दे दिया कि जायदाद कुर्क करके वसूल कर ले। तो मैं क्या कर सकता था नवाब साहब, मैं तो महज कानून का कीड़ा हूँ। बेगम का मेहर तो आपने ही बांधा था, डिग्री तो उन्हें मिलनी ही थी। तो वह तो अब मजे में 2 लाख रुपया वसूल करके मजा उड़ाएगी और मैं तबाह हो जाऊंगा। आप तो जानते ही हैं इस वक्त रियासत की हालत क्या हो रही है। मैंने तो कई बार आपको दोस्ताना सलाह दी कि खर्च कम कीजिए और एकाध इलाका निकालकर कर्जे को पाक साफ कर दीजिए, मगर आप हैं कि सुनते ही नहीं। तो इसलिए आप मुझे लूट लेंगे, मेरे ऊपर डाका डालेंगे? वाह साहब वाह, यह आपने मेरे साथ अच्छा सलूक किया। हाकिम साहब हंस पड़े। उन्होंने कहा, मुझे आपसे हमदर्दी है नवाब साहब, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, डिग्री तो मुझे देनी ही पड़ी। तो मुझे भी जहर दे दीजिए। कमाल, यह क्या फरमाते हैं आप नवाब साहब, अभी तो आपने नई शादी की है। मगर यह पुरानी इल्लत जो गले में हड्डी की तरह अटक रही है, इसका भी तो कुछ हैस नेस्त होना चाहिए। इसके लिए कानूनन तो कुछ नहीं हो सकता, मगर देखिए वह मियाँ बीबी का मामला है,
बेगम भी अब बच्ची नहीं है, 40 के छोर पर पहुंच रही हैं। अब तलाक पाकर इस उम्र में वे कहाँ जाएंगी? बेआबरू ही होंगी, और आपसे अच्छा शौहर उन्हें कहाँ मिलेगा? मेरे ख्याल में आप बेगम से सुलह कर लें। मिजाज उनका तीखा ज़रूर है, मगर आप तो फौलाद को भी नर्म करने की हिकमत जानते हैं। जी हाँ, जानता सब कुछ हूँ, लेकिन आप भी तो कुछ कीजिए। मैं क्या करूँ? तलवार तो आपने चलाई है, अब मरहम भी आप ही रखिए। कहिए, मैं क्या करूँ? बस आपने जो इस वक्त मुबारक बातें कही हैं, वही चलकर बेगम से कह दीजिए। यह हकीकत ही है कि उस जैसी मथ चढ़ी औरत को मेरे जैसा आदमी मिल नहीं सकता, चिराग लेकर ढूंढे तो भी नहीं। तो यह तो मियाँ बीबी का मामला ठहरा, मैं क्या करूं? कहना आप ही को होगा, वह भी जरा नमक मिर्च लगाकर। लेकिन आप भी तो उन्हें रिझाइए, बहलाइए, मनाइए। बाखुदा, आप एक बार चलें भी, मैं सब बानक बना लूंगा। हाकिम ने स्वीकृति दी तो नवाब ने कहा, देर की सनद नहीं, अभी चलिए। कचहरी की तो आज छुट्टी ही है। हाँ, छुट्टी तो है, लेकिन अब यह आपकी ज्यादती है। हुजूर, उठिए, अभी चलिए। नवाब की बात हाकिम साहब न टाल सके। कपड़े पहनकर मोटर में आ जमे। मोटर चली उसी तरह 5 मील फ्री घंटे की रफ्तार से। ड्राइवर राह दिखाता चला। नवाब ने व्हील हाथ में लेकर कहा, खबरदार रहो, देखो सामने कौन है। उन्होंने चश्मे से घूरकर सड़क पर नजर फेंकी। गधा था हुजूर, खिसक गया एक ओर। लेकिन अब? बस जरा और बढ़कर बाईं ओर। मोटर आहिस्ता से बाईं सड़क पर मुड़ गई। नवाब ने कहा, अब लेकिन वह नामाकूल साइकिल वाला। हॉर्न दीजिए हुजूर, ब्रेक क्यों लगा दिया? हाँ, अब दाहिनी ओर मोड़ लेकर। नवाब ने कहा, अब? बस सीधे। नवाब ने संतोष की सांस ली। नवाब अंत में जीनत महल की ड्योढ़ी पर जा पहुंचे। गाड़ी सदर फाटक पार कर बाग में घुसी। बहुत पुरानी आलीशान कोठी, लंबा चौड़ा विस्तार। आखिर ड्योढ़ी पर कार रुकी। ड्योढ़ी पर 10-12 सिपाही हथियार बंद, मुस्तैद। सबने जल्दी जल्दी पेटी कसी, बंदूक संभाली और नवाब को सलामी दी। लेकिन फाटक में ताला जड़ा हुआ, बाहर से भी और भीतर से भी। नवाब ने कहा, इत्तिला करो। सिपाहियों के जमादार ने आगे बढ़कर सलाम किया और कहा, जो हुक्म। वह पीछे हटा और एक सिपाही को संकेत किया। सिपाही ने छेद में मुंह लगाकर जोर से आवाज लगाई, हुजूर, नवाब साहब तशरीफ लाए हैं, इत्तिला हो। 3 बार आवाज लगाई गई। उधर से आई महरी, हथिनी सी, काली, मोटी, भारी भरकम, उसी तरह झूमती, झुमके हिलाती। खिड़की में ताली घुमाई, खिड़की खोलकर झांक कर देखा। नवाब को अच्छी तरह पहचान कर बंदगी की, कमर से चाबियों का गुच्छा निकालकर भीतर से फाटक का ताला खोला और सिपाही को हुक्म दिया, खोल दो फाटक। जमादार ने भी ताला खोला और मोटर भीतर जनान खाने नजर बाग में दाखिल हुई। सामने हरे भरे सघन वृक्षों की झुरमुट में बेगम का सफेद झकाझक महल। चोर दरवाजे पर मोटर आ लगी। महरी ने सीने पर हाथ रखकर जमीन तक सिर झुकाकर कहा, उम्र दराज, इत्तिला करती हूँ सरकार। और वह भीतर घुस गई। 5, 10, 15 मिनट बीत गए। तब महरी ने आकर कहा, तशरीफ ले चलिए हुजूर। नवाब ने पायजामे का पायंचा मोटर से बाहर निकाला, फिर कदम जमीन पर रखे। हाकिम साहब को उतारा और महरी के पीछे पीछे चोर दरवाजे में घुसे। कमरों के बाद कमरे, दालान के बाद दालान, सेहन के बाद सेहन पार करते हुए नौकरों, बांदियों, लौंडियों और गुलामों की सलामें लेते हुए आखिर बेगम के खास कमरे में पहुंचे। सफ़ेद चांदनी का फर्श, चांदी का तख्तपोश और कोच, छत में झाड़ और हजारा फानूस, चांदी की एक पलगड़ी, कीमती बिल्लौर की गोल मेज कमरे के बीचों बीच।
नवाब ऐन दरवाजे के सामने कुर्सी पर जा बैठे। हाकिम कोच पर। खिदमतगारों की फौज आई, एक के बाद एक कतार बांधे। सबके हाथ में किश्तियां मेवे के पकौड़े, पेस्ट्री, मिठाइयाँ, भुने कबाब, तले हुए मेवे, ताज़ा फल और ना जाने क्या क्या। साथ में चांदी के सेट में चाय। यह सब कुछ, मगर बेगम नदारत। नवाब ने हाकिम से कहा, करम फरमाकर चाय पीजिए। लेकिन बेगम साहब से मेरा सलाम तो कह दीजिए। ये बैठी तो है सामने कोने में, बच्चों के लिए दुआ मांगती हैं। शुक्रिया, मिजाज तो अच्छे हैं हुजूर के। अब उधर से दूसरे कमरे के कोने से साफ महीन आवाज आई, अच्छी हूं, मगर आप कहीं उनकी बात में तो नहीं बहक गए? मैं तो महज सलाम करने और यह अर्ज करने हाजिर हुआ था कि हुजूर अब इस उम्र में नवाब साहब को दुनिया के जंगल में अकेला न छोड़ें। यों चार बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं। बेहतर हो सुलह हो जाए, पुराना रिश्ता ज्यों का त्यों रहे, खानदानी इज्जत बच जाए। जी, तो यह नसीहत आप मुझ ही को देना चाहते हैं? क्यों नहीं, आप मर्द जो हैं। लेकिन मर्दों की गुलामी करने की मैं आदी नहीं। इसके अलावा मैं नवाब का वजीफा भी नहीं खा रही हूँ। नवाब सिगरेट में एक गहरा कश खींचते हुए बीच में ही बोले, खुदा के लिए ऐसी बड़ी बड़ी तोहमतें तो न लगाओ। मैं तो हमेशा ही तुम्हारे तलुए सहलाने का पेशा करता रहा हूँ, बल्कि किसी हद तक तो बदनाम भी हो चुका हूँ। हाकिम साहब ही गवाह हैं। नवाब ने आंखों से हाकिम साहब को एक इशारा किया। हाकिम साहब ने पेस्ट्री दांत से काटते हुए कहा, हाँ, इसका तो गवाह मैं भी हूँ। यह बात शहर में आम मशहूर है। समझ गई, तो आप लोग साठगांठ करके तशरीफ लाए हैं। खैर, पान क्या अभी पहुंचे नहीं? जी, आ रहे हैं। अभी तो चाय ही खत्म नहीं हो रही है। यह तो इस नाचीज की आपने शाही दावत ही कर दी। ज्यादा बनाइएगा नहीं, कभी बेगम को भी तो नहीं भेजते। मैं हुई बीमार, आने जाने से लाचार। अम्मी फरमा रही हैं एक दिन बच्चों और बेगम को भेजिए। अम्मी से मेरा आदाब अर्ज कह दीजिए, हुक्म की तामील करूँगा, मगर उस दिन जब हुजूर और नवाब साहब में मेल होने की खुशी में दावतनामा पहुँचेगा, साथ में मैं भी आऊँगा। घूम फिर कर आप मतलब ही पर पहुँचते हैं, लेकिन आप लाख सिफारिशें करें, मेहर के रुपए तो मैं छोड़ने की नहीं। अकेले मेहर ही की रकम पर क्या मौकूफ हैं? नवाब साहब की जानो माल की भी आप मालिक हैं। अल्लाह का नाम लीजिए साहब, इनके जान माल की मालिक वह मालजादी मुई बेसवा है। जाने कहाँ से कूड़ा उठा लाए हैं, बस बैगन है ताजा। हाकिम साहब और नवाब खिलखिलाकर हंस पड़े। नाश्ते से हाथ खींचकर हाकिम साहब ने 2 बीड़े पान मुंह में ठूसे। हंसते हंसते कहा, बैंगन का यह खूब चुस्त फिक्रा रहा। तो और क्या कहूँ, टमाटर, भिंडी, करेला, कद्दू सभी तो बैंगन से महंगे हैं। यह मुई बेसवा पाखाने की ईंट चौबारे पर, और लुत्फ यह है कि मेरी ही छाती पर मूंग दले। अब एक बछेरी लाए हैं, दावत तो आपने भी उड़ाई होगी। अब यह तो घर ही ऐसा है जहाँ रोज दावतों ही का सीगा बंधा रहता है। यह आपकी दावत क्या कुछ कम है? जाइए, शर्मिंदा करते हैं आप। हाकिम साहब ने और 2 बीड़े पान मुंह में ठूसे और कहा, रंग ढंग से तो ऐसा दिख रहा है कि दावत जल्दी ही होगी। उन्होंने नवाब से आंखें मिलाईं। जी, मुंह धो रखिए। नवाब ने अब मुंह खोला, बोले, सिर्फ मेहर के उन 2 लाख रुपयों ही का मामला है ना? जी, 2 लाख रुपयों की डिग्री का। बेगम ने डिग्री पर जोर दिया। एक ही बात है, नवाब ने सिगरेट का कश खींचते हुए कहा। अच्छा यों करो, वे रुपए न तुम्हारे रहे न मेरे, यानी उन्हें कुएं में फेंक दिया जाए। यह क्यों? क्यों ना उनसे एक उम्दा फिल्म बनाई जाए, 2 के 10 हो जाए और दिल्लगी रहे वाते में।
हाकिम साहब ने कहा, तजवीज़ बरी नहीं। नवाब ने जोश में भरकर कहा, आप तो जानते ही हैं, गाने में हिंदुस्तान की सब स्टार मेरा लोहा मानती हैं। यकीन कीजिए, बॉम्बे जाता हूँ तो जोंक की तरह चिमटती हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं देती। बस नवाब, वह नई ट्यून जरा, और रही एक्टिंग, आप दीजिए मुझे नवाब का पार्ट। इसमें मुझे सीखना क्या, मैं खुद नवाब, खानदानी नवाब। और डायरेक्शन, वल्लाह, आप देखें मेरी करामात, बॉम्बे में अच्छे अच्छे पानी भरते हैं साहब। हाकिम साहब ने हाकिम साहब ने तो चुप ही रहना मुनासिब समझा, मगर बेगम से चुप न रहा गया। बोली, अब यही कसर रह गई है, नाचिए गाइए, गोया आप रईस नहीं मिरासी हैं। लाहौल विला कुव्वत। बेगम, तुम यह क्या कह रही हो? यह आर्ट है, वह आर्ट जिसकी कद्र दुनिया करती है। विलायत में बड़े बड़े लॉर्ड एक्टिंग करते हैं, तो हर्ज क्या है, बनाइए फिल्म कंपनी। हाकिम साहब ने कहा, फिल्म कंपनी 1,00,000-2,00,000 में तो बनती नहीं, 10-20 लाख चाहिए। औरों से भी रुपया लीजिए ना, और किसी का क्या काम, रुपया जिस कदर चाहिए मैं दूंगी, लेकिन इन पर भरोसा नहीं करती, आप हाथ में लीजिए। नवाब भिन्ना उठे, हाथ की सिगरेट फेंक दी, गुस्सा होकर बोले, इन्हीं से गाना भी गवाइए। हाकिम साहब ने हंसकर कहा, मगर मैं तो हूँ सरकारी नौकर, पेंशन मिल जाए तब देखूं, अभी तो 10 बरस गुलामी के बाकी हैं, तो बस आधा वर्ज है। हाकिम उठ खड़े हुए, बोले, आधा वर्ज करता हूँ, और इल्तिजा भी कि अपना नफ़ा नुकसान सोचकर जैसा मुनासिब हो वही कीजिए, ऐसा न हो कि लोगों को हंसने का मौका मिले। बेगम ने जवाब नहीं दिया। खिदमतगार ने इत्र पेश किया, पान इलायची दी। हाकिम साहब ने दरवाजे की ओर मुंह करके आदाब बजाया और नवाब को लेकर बाहर आए। दोपहर हो गई थी और नवाब साहब हाकिम साहब को उनकी कोठी पर छोड़ने गए तो दस्तरखान में शरीक हो गए। खाना खा चुके तो आराम कुर्सी पर ऊँघने लगे। हाकिम साहब ने माफ़ी मांगकर कहा, आप आराम फरमाइए, मैं जरा सा कार सरकार निपटा लूं, और वे चले गए। खिदमतगार सुगंधित सिगरेटों का डिब्बा और पान की तश्तरियां रख गया। नवाब साहब कभी ऊँघते कभी आंखें खोलकर सिगरेट का कश खींचते। खिदमतगार वापस जा रहा था। नवाब ने कहा, मियाँ जरा इधर आना। नौकर हाथ बांधकर पास आ खड़ा हुआ। नवाब ने 10 रुपए का नोट निकालकर उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, मियाँ बाहर हमारी मोटर खड़ी है, ड्राइवर और सिपाही दोनों बेवकूफ़ हैं, जरा आते जाते नज़र रखो। लड़के बच्चे शरारती होते हैं, मोटर से छेड़छाड़ ना करें। बहुत अच्छा हुजूर, नौकर ने झुककर सलाम किया। नोट जेब में खोसा और लंबा हुआ। जवाब फिर पीनक लेने लगे। एक दूसरा नौकर फिर उधर आ निकला। पैर की आहट पाकर आपने आंखें खोली, पुकारा, मियाँ। नौकर ने सलाम किया। एक 10 रुपए का नोट उसकी ओर बढ़ाकर कहा, सिगरेट लाना जरा। हुजूर, सिगरेट तो हाजिर है। उसने नोट हाथ में लेते हुए एक सिगरेट डिब्बे में से निकालकर दिया सलाई जलाते हुए कहा, तो इसे तुम रख लो। हाँ, ज़रा देखो हमारा ड्राइवर सो तो नहीं गया। बहुत अच्छा हुजूर। खिदमतगार चला गया। नवाब सिगरेट फूंकते और राख की ढेरी करते रहे, झपकी लेते रहे, शेरवानी कसे और नवाबी शान रखते हुए। नवाब साहब की मुलाकातें ऐसी ही ग्रांडील होती थीं, लंबी और ठंडी। जो उनकी तबीयत को जानते थे, उनके सोने ऊँघने, चाय नाश्ता पान सिगरेट का पूरा बंदोबस्त करके अपने काम में लगते थे। यह ज़रूरी न था कि वे तमाम दिन नवाब साहब के पास बैठे रहें। नवाब को भी इसकी शिकायत न थी। शाम हुई और नवाब हाकिम साहब से विदा हुए। सिनेमा चलने का इशारा किया। मान लिया जाता तो 12 बज जाते। बिना डबल शो देखे नवाब का दिल भरता न था,
मगर हाकिम साहब ने चाय पिला पिलू कर उन्हें विदा किया और अब बारी आई नई दुल्हन हुस्न बानो के महल में जाने की। चिराग जल चुके थे जब नवाब ने हुस्न बानो की ड्योढ़ी लांघी। पहरे के सिपाहियों ने सलामी दी। नवाब ने मोटर में बैठे ही बैठे कहा, इत्तिला करो। इत्तिला ही है हुजूर, सरकार का हुक्म है कि हुजूर को आने दिया जाए। इत्तिला की मुतल्लक ज़रूरत नहीं, ताहम तुम लोग होशियार रहो। वहीं से मोटर से उतरकर नवाब पैदल ही रौश पार करते हुए महल तक आ पहुँचे। द्वार पर मिली महरी पुरानी थी, हुस्न बानो की खिदमत में लगा दी गई थी। नवाब ने कहा, इत्तिला करो। तशरीफ़ लाइए हुजूर, सरकार का हुक्म है, इत्तिला की मनाही है। अजब नादिर शाही हुक्म है। नवाब होठों में ही बड़बड़ाए और ड्योढ़ी में कदम रखा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुरसेन जी के उपन्यास धर्मपुत्र का दूसरा भाग। अगले भाग में आगे की कहानी है, आप ज़रूर सुनिएगा।